अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और जैसा कि आप जानते हैं हमने लास्ट लेक्चर में 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए को फैक्टर को यूज़ किया था। और ये चार डेफिनेशन है बेसिकली आपके सामने। आप 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए उसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर सकते हैं, सेकंड रो से कर सकते हैं, इसी तरह से फर्स्ट कॉलम और फिर सेकंड कॉलम। यानी आप चार तरीक़ों से किसी भी 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एवेल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है। और चारों में ऑफ कोर्स आंसर जो है वो सेम आएगा। ये चारों एक्सपेंशंस हैं अलोंग द रोज एंड कॉलम्स। तो आज ज़रा हम इसी को जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। यानी अगर आपके पास कोई n/n मैट्रिक्स है जिसमें n नंबर ऑफ रोज हैं और n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, उस केस में क्या किया जाएगा। तो उस सिलसिले में मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ इन जनरल, A = Aij, और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका हम n/n इसका साइज कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट कैसे एवेल्यूएट किया जाएगा। अभी ऊपर जो मैंने आपके सामने फॉर्मूलाज लिखे हैं डिटर्मिनेंट को एवेल्यूएट करने के, उसी से हम इसको जनरलाइज करेंगे। तो फर्स्ट वन अगर आप यहाँ से देखें तो हमने फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड किया था और उसकी फर्स्ट रो हमारे पास क्या है जी, A11 C11 देन A12 C12। यानी आपने फर्स्ट रो की हर एंट्री को उसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है और इन सब को ऐड अप कर देना है, ठीक है। यही काम अब हम n/n मैट्रिक्स के लिए भी करेंगे। अगर आप इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली A11 पहली रो पहला कॉलम इसको मल्टीप्लाई करें जी C11 से। इसी तरह से देन आप क्या करेंगे कि A12 जो कि आपकी पहली रो होगी बट कॉलम आपका ये सेकंड होगा, ठीक है। आप इससे इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, C12 आ जाएगा साथ में को फैक्टर एंड सो ऑन। इसी तरीके से आपने जाना है n तक, यानी आपके पास A1n फर्स्ट रो nth नंबर ऑफ कॉलम और इसको मल्टीप्लाई करें इसके को फैक्टर के साथ C1n। तो ये आपकी बेसिकली एक्सपेंड किया है। ये डिटर्मिनेंट आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं और ये आपकी को फैक्टर एक्सपेंशन थी अलोंग फर्स्ट रो, ठीक है। अब इसमें भी हम मज़ीद जनरलाइज कर सकते हैं। यानी आप इसको, हमने A11 लिखा है ना, A11 C11, आप इसको यूं कर सकते हैं AI1 और I जो है वो रिप्रेजेंट करेगा रोज को, नंबर ऑफ रोज को, जिस नंबर ऑफ रोज से आप इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। साथ में CI1 आ जाएगा। इसी तरह से साथ आप लिखें जी AI2 और उसके साथ को फैक्टर इसी का ही CI2 एंड प्लस के साथ सो हमारे पास आ जाएगा CIN। और बल्कि इससे पहले आप चले AIN तो लिखें ना, इसकी एंट्री लिखें, यानी AIN और साथ में इसका को फैक्टर CIN। बेसिकली जो आपका I है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है ith रो को। ये आपने बेसिकली कहाँ से इसको एक्सपेंड किया है, फ्रॉम ith रो। और I जो है वो आपका वेरी करेगा, ऑफ कोर्स चूंकि n रोज हैं तो आपका I जो है वो वेरी करेगा फ्रॉम 1 2 अप टिल n। फर्स्ट रो हो सकती है I, अगर आप 1 पुट करें तो देखेंगे फर्स्ट रो बन जाएगी, I2 पुट करेंगे तो सेकंड रो से एक्सपेंशन बन जाएगी, 3 पुट करेंगे तो थर्ड से बन जाएगी, ठीक है। टोटल n टाइम्स आप इसको, मतलब n वेज से आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं अगर रोज की बात की जाए। बिल्कुल इसी तरह हम कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। ये जो भी आपके सामने में लिखा है दिस इज दी रो वाइज, अगर आप कॉलम वाइज करना चाहें तो वो भी किया जा सकता है। और उसको मैं ज़रा डायरेक्टली यहाँ पर लिख देता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ A। बल्कि पहले हम देखते हैं फर्स्ट कॉलम वाइज आप करेंगे अलोंग फर्स्ट कॉलम तो क्या होगा। तो उस केस में आपके पास होगा जी जस्ट A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसके साथ इसका को फैक्टर और उसके बाद हम लिखेंगे जी A21, यानी रो तो सेकंड है लेकिन कॉलम फर्स्ट ही रहेगा। A21 के साथ आ जाएगा C21 प्लस सो ऑन अप टिल, और यहाँ पर हम क्या लेंगे जी, आपके पास AN1 और साथ में CN1, ठीक है। ये फर्स्ट कॉलम चल रहा है आपका, रोज तो ऑफ कोर्स चेंज होगी ना। तो ये आपकी जो एक्सपेंशन है को फैक्टर ये अलोंग फर्स्ट कॉलम है, ठीक हो गया। फर्स्ट कॉलम के अलोंग आप एक्सपेंड करके किस तरह से किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एवेल्यूएट करते हैं। चलें अब हम करते हैं इसी को थोड़ा जनरलाइज करते हैं। यानी बजाय कि मैं फर्स्ट कॉलम लूँ, मैं चाहूँगा कि हम कुछ ऐसा करें कि आप कोई भी कॉलम ले सकें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 रो को रिप्रेजेंट करता है, इसको ऐसे ही रहने दें। जो आपका कॉलम है ना उसको थोड़ा जनरल करते हैं, यानी 1 की जगह हम J लगा देते हैं। J मीन्स J की वेरिएशन होगी और J आपका जो है वो 1 हो सकता है,
मतलब फर्स्ट कॉलम हो सकता है, जे मतलब 2 है तो सेकंड कॉलम हो सकता है, थर्ड हो सकता है, और अप टिल n तक, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें n है, ठीक है। A1J साथ में इसका कोफैक्टर C1J आ जाएगा, और इसी तरह से प्लस करें, फिर आपके पास A2J, ठीक है, इसी तरह से C2J आप लिख सकते हैं, Jth नंबर ऑफ कॉलम है बेसिकली, और प्लस के साथ आपके पास आ जाएगा जी ANJ, और इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा CNJ। और ये आपने जो एक्सपेंशन की है इसकी कोफैक्टर एक्सपेंशन, ये अलोंग Jth कॉलम है, ठीक है। जैसा कि आपको मैंने बता दिया कि J आपका 1 से n तक कुछ भी हो सकता है। तो ये बेसिकली जनरल फार्मूला है डिटर्मिनेंट को एवेल्यूएट करने के। ये आपके पास ith रो से आपने किया था, सॉरी दिस वन इज़ नॉट ith रो, ये फर्स्ट रो था, दिस वन इज़ द ith रो एक्सपेंशन, और ये वाली जो आपको नजर आ रही है दिस इज द Jth कॉलम। तो टोटल नंबर ऑफ आपके पास n पॉसिबिलिटीज यहाँ पर है, यानी फर्स्ट रो से कर सकते हैं, सेकंड से, थर्ड से, एंड सो ऑन nth तक। और इसी तरह यहाँ पर भी फर्स्ट कॉलम से कर सकते हैं, सेकंड से कर सकते हैं, थर्ड से, एंड nth तक। तो बेसिकली टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आपके पास बनी है इस केस में 2n, ठीक है ना। तो 2n वेज हैं आपके एक्सपेंशन के, और हर वेज से ऑफ कोर्स आंसर जो है वो सेम आएगा। चलें अब ज़रा हम इसकी एग्जांपल करते हैं। ऑफ कोर्स हम n बाई n तो नहीं लेंगे हम, लेकिन 3/3 ले लेते हैं, एक ऐसा मैट्रिक्स जो 3/3 है, और मैं इसको लेट्स से A इज इक्वल टू 3 1 0, और सेकेंड रो में ले लेता हूँ जी -2 -4 देन वी हैव 3, और लास्ट रो में ले लेता हूँ जी 5 देन 4 देन -2। ये एक 3/3 मैट्रिक्स है हमारे पास, और इसको ज़रा हम इसका डिटर्मिनेंट एवेल्यूएट करते हैं। अच्छा, आपको जो मैंने ऊपर 2n वेज बताए हैं ना, इसमें एक और आप समझ लें कि आसानी ये है कि आपने जब भी किसी बड़े मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है ना, तो उसके लिए आप वो वाली रो या वो वाला कॉलम चूज़ कर सकते हैं जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हों, तो आपकी जो कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी। यानी इस केस में देखें टोटल एक ही ज़ीरो है, और वो फर्स्ट रो में आ रहा है और थर्ड कॉलम में आ रहा है, तो हम चाहेंगे कि आप इसको डिटर्मिनेंट एवेल्यूएट करें अलोंग फर्स्ट रो या फिर अलोंग थर्ड कॉलम, ठीक है। कंप्यूटेशन आपकी थोड़ी इजी हो जाएंगी। तो मैं चलें इसको थर्ड कॉलम से हम इसको कर देते हैं, थर्ड कॉलम से इसको एक्सपेंड करेंगे, तो इधर जस्ट आपने J इज इक्वल टू 3 पुट करना है। तो देखें ज़रा क्या फॉर्मूला बनेगा इस केस में, डिटर्मिनेंट ऑफ A दिस इज इक्वल टू आपके पास A13, उसके बाद साथ में इसका कोफैक्टर विच इज C13, प्लस साइन के साथ आपके पास आ जाएगा जी A23, और इसी तरह से C23। ये अलोंग थर्ड कॉलम हम इसकी डिटर्मिनेंट इसका एवेल्यूएट कर रहे हैं। इसी तरह से लास्ट पे फिर A33 और C33, ठीक है। अब ज़रा इनकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू तो यहाँ पर पुट करते हैं। A13 एंट्री आपके पास 0 है, ऐसे ही है ना दिस वन, और C13 जो भी हो इसको हमने लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब 0 हो जाएगा। वेल सो नेक्स्ट देखें, प्लस साइन के साथ A23 हमारे पास क्या आएगा, A23 हमारे पास एंट्री है 3, C23 दिस इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 3, और साथ में डिटर्मिनेंट आ जाएगा। आपने ये करना है कि सेकंड रो को और थर्ड कॉलम को ज़रा डिलीट करें, बाकी हमारे पास जो एंट्रीज बचती हैं विच इज़ 3 1 5 एंड 4, सेकंड रो थर्ड कॉलम को डिलीट करें, पीछे आपके पास एक 2/2 मैट्रिक्स बनेगा विच इज़ 3 1 5 4, और इसका डिटर्मिनेंट बेसिकली ये माइनर होता है। लास्ट लेक्चर में हमने इसे देखा था, ये माइनर होता है। ओके, सो लास्ट में हमारे पास आ जाएगी A33 विच इज़ -2, और आपका कोफैक्टर इक्वल होता है -1 की पावर 3 + 3 इस केस में आ जाएगा, और साथ में इस एंट्री का माइनर भी आ जाएगा। यानी थर्ड रो और थर्ड कॉलम को जब आप डिलीट करेंगे तो पीछे आपके पास ये वाला मैट्रिक्स बनता है विच इज़ 3 1 -2 -4। इसका डिटर्मिनेंट हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे 3 1 -2 देन वी हैव -4, ठीक है। वेल सो अब ज़रा इसको हम मज़ीद कंप्यूट करते हैं। 0 मल्टीप्लाई होकर दिस इज़ 0, यस 3 आ जाएगा, और साथ में -1 की पावर है 5 विच इज़ ओड, सो आपके पास -3 आ जाएगा। ये 2/2 का जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है, डिटर्मिनेंट होता है, वो आप जानते हैं कैसे कंप्यूट करते हैं, 3 × 4 -1 × 5। तो अगर मैं थोड़ा इसको डायरेक्ट लिखूं तो दिस बिकम्स 12 - 5, ठीक है, 12 - 5 आ जाएगा हमारे पास।
और यहाँ पर अगर आप देखें तो -1 रेज टू पावर 3 + 3 इज इवन, तो -1 निगलेक्ट हो जाएगा, वी हैव -2 लेफ्ट हेयर। और इसी तरह से इसका डिटर्मिनेंट 3 टाइम्स -4 -1 टाइम्स -2, तो ये हमारे पास बनेगा -12 -2, कुछ इस तरह से, ठीक है। ओके, सो फर्दर इसको थोड़ा सॉल्व करें तो हमारे पास ये बनेगा जी -3 टाइम्स दिस इज 7, ओके, और -2 टाइम्स -12 + 2 इज -10। फर्दर जब आप इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, -21 + 20 एंड दिस इज इक्वल टू -1। तो हमने डिटर्मिनेंट को एवेल्यूएट किया है एक्सपेंशन अलोंग थर्ड कॉलम। इसी तरह बाकी भी आप कर सकते हैं, हर केस में आपका आंसर जो है वो -1 आएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ टू एवेल्यूएट द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स अलोंग सम रो और कॉलम। वेल, सो नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है, उसमें हम पर्टिकुलरली एक मैट्रिक्स लेते हैं विच इज़ द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट एग्जांपल में हम ये सीखेंगे कि आपके पास जब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है कोई ना कोई, इन जनरल अगर मैं बात करूं, लेट्स से L रिप्रेजेंट्स द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और ये मैं 4/4 ले रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट एंट्री इसकी अगर जनरली बात करें तो A11 होती है, सेकेंड 0 0 अगेन 0। सेकेंड रो पे आ जाए तो वी हैव A21, नेक्स्ट एंट्री वी हैव A22, डायगोनल एंट्री है ये, इसके बाद मजीद 0 एंड देन अगेन 0। थर्ड रो में A31, देन वी हैव A32 एंड देन वी हैव A33 और फाइनली 0 आ जाएगा। फोर्थ रो में अगर देखा जाए तो वी हैव A41, देन A42 और इसी तरह से हमारे पास A43 आ जाएगा और फाइनली लास्ट एंट्री विच इज़ डायगोनल एंट्री A44। तो ये आपके सामने मैंने एक 4/4 मैट्रिक्स लिया है और विच इज़ दी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। चलें ज़रा इसका डिटर्मिनेंट एवेल्यूएट करते हैं। तो इसमें देखें ज़रा, सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपने उस कॉलम या उस रो से एक्सपेंड करना है इसको जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हों। तो इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास एक तो R1 रो ऐसी है जिसमें 3 0 हैं और दूसरा आपके पास C4 कॉलम ऐसा है जिसमें 3 0 हैं। तो आप C4 से भी कर सकते हैं, R1 से भी कर सकते हैं, डेफिनेशन वही रहेगी जो हमने ऊपर यूज़ की हुई है। सो अगर मैं इसको R1 से करता हूँ तो मतलब R1 से अगर करें इसको तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली जस्ट A11 कंसिडर करेंगे, यानी A11 लिखें और साथ में हमने एक 3/3 मैट्रिक्स लिखना है जो कि हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दें, बाकी जो मैट्रिक्स बनता है वो लिख लें। यहाँ पर क्या बनेगा, A22 आ जाएगा, नेक्स्ट वी हैव 0 अगेन 0, नीचे आ जाएगा जी A32, देन वी हैव A33 और इसी तरह से नेक्स्ट एंट्री हमारी 0 आ गई है। लास्ट हमारी जो रो बनेगी विच इज़ A42, देन वी हैव A43 और फाइनली वी हैव A44, ठीक है। एक्सपेंड हो गया बेसिकली हमारा जो कॉलम मैट्रिक्स था वो 4/4 से 3/3 में आ गया। लेकिन अभी भी अगर आप देखें, इमेजिन करें तो दिस इज़ अगेन अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अब इसमें मज़ीद दोबारा फिर देखें किस रो में और किस कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ हमारे पास ज़ीरोज़ हैं। तो वो अगर आप इमेजिन करें यहाँ से देखें तो एक तो अगेन वी हैव R1 और उसके साथ C3, ये दो कॉलम्स एक और एक रो बेसिकली ऐसे हैं जिनमें 2 ज़ीरोज़ हैं। तो अगेन अगर हम R1 से कर लेते हैं तो R1 से अगर करेंगे तो वी हैव A11 तो एज इट इज़ आ जाएगा ना, ये पहले से चल रहा है साथ में। अगर आप R1 से करते हैं तो हम क्या करेंगे, जस्ट A22 को लिखें, ठीक है, और साथ में इसका कोफैक्टर आ जाएगा। और कोफैक्टर जो है वो 2 + 2 4 की वजह से -1 की पावर में नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्टली इसका माइनर लिख देता हूँ विच इज़ A33, देन वी हैव 0, फर्दर वी हैव A43 सेकेंड रो में और लास्ट एंट्री जो है वो इसकी A44। तो अब देख रहे हैं पहले 4 से हमने स्टार्ट किया था, 3 बना, फिर 3/3 का, अब 2/2 का बन गया ये, लेकिन अभी भी ये लो ट्रायंगुलर है अगर आप इमेजिन करें तो। अगेन अब आप इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर सकते हैं, तो वी हैव A11 A22 एज इट इज़ आ जाएंगे ये। अगेन जब आप इसको फर्स्ट रो से करेंगे ना तो A33 आ जाएगा और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को तो निगलेक्ट करें, बाकी बचता है हमारे पास A44।
मतलब 1 by 1 मैट्रिक्स, ठीक है, और 1 by 1 का डिटर्मिनेंट एज इट इज़ आ जाता है। सो अगर आप यहाँ से देखें तो अल्टीमेटली हमारे पास इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है लो ट्रायंगुलर का वो क्या आ गया, A11, देन वी हैव A22, देन A33 और लास्ट पे हमारे पास आ गया जी A44। ज़रा ऑब्जर्व करें, ये जो एंट्रीज आपको नज़र आ रही हैं क्या ये डायगोनल एंट्रीज नहीं है ओरिजिनल मैट्रिक्स की? इसमें अगर देखें आप ऐसा ही है, A11, A22, A33, A44। तो यहाँ से हमें एक और चीज़ भी पता चली कि अगर आपका मैट्रिक्स जो है वो लो ट्रायंगुलर होगा तो आपने जस्ट उसका डिटर्मिनेंट वैल्यूएट करने के लिए उसकी डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर देना है। डायरेक्टली आप डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। इन केस जब आपका जो मैट्रिक्स है जो लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उसमें आपके ज़ाहिर बात है ऊपर वाली जीरोज होती हैं डायगोनल के ऊपर, तो जस्ट इन केस में आपने डायगोनल्स को मल्टीप्लाई कर देना है। सेम इज़ द केस विद अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड द डायगोनल मैट्रिक्स एज वेल। यानी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बिल्कुल ऑपोजिट होता है, यानी इसमें डायगोनल के नीचे वाली एंट्री जीरो होती हैं, ठीक है। और डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल के अलावा सब एंट्रीज जीरो होती हैं, मतलब नॉन डायगोनल एंट्रीज सब के सब जीरो होंगी, ठीक है। इन ईच केस यानी लो ट्रायंगुलर लें, अपर ट्रायंगुलर लें या फिर आप डायगोनल मैट्रिक्स लें, तो मैं इसको बल्कि यहाँ पर लिख देता हूँ डायरेक्टली। L मीन्स लो ट्रायंगुलर, इसका डिटर्मिनेंट ये बार जो है वर्टिकल ये भी डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। इसी तरह से U मीन्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और D मैं रिप्रेजेंट करता हूँ जी डायगोनल मैट्रिक्स को। इन तीनों का जब भी डिटर्मिनेंट आए तो आपने ये करना है कि इनकी डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है, विच इज़ A11 होगी, A22 होगी और चलते जाइए ANN होगी अगर आप n by n मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपका मैट्रिक्स का जो साइज़ क्या है, 2 by 2 है तो आप यहीं पर स्टॉप कर जाएंगे, 3 by 3 है तो आप A33 तक जाएंगे, डिपेंड करता है आपका n क्या है, ठीक है। सो आई थिंक मुझे आज यहीं भी क्लोज कर देना चाहिए। बेसिकली हमने आज के और पिछले लेक्चर में किसी भी मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का इनफैक्ट डिटर्मिनेंट वैल्यूएट करना सीखा है यूजिंग कोफैक्टर एंड माइनर, ठीक है। आज के लेक्चर से मुताल्लिक अगर आपका कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम 3 by 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, एक डायरेक्ट मेथड भी, एक शॉर्टकट मेथड आप समझ लें, वो एवेल्यूएट करना सीखेंगे और साथ में एक्सरसाइज से कोई 1-2 क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।